ठीक, एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है बताओ? व्हाट इज एक्लिमेटाइजेशन? पढ़ा हुआ है कई जगह। व्हाट इज एक्लिमेटाइजेशन? स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गन एंड हीट लॉस अगेन। मैथिली मैंने तुम लोग एक्लिमेटाइजेशन का रिप्लाई करो और मैं तब तक ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने बताया था एक्सट्रीमिटीज मतलब जो लिमिटेड होते हैं ना, जिसपे जो लास्ट होते हैं, तो लास्ट वो पोर्शन जहां से हम लोग हीट लॉस करते हैं, वो पोर्शन हमारे बॉडी में क्या क्या होते हैं? पाम, हाथ की हथेली हो गया, पैर का जो तलवा वाला पोर्शन होता है वो हो गया, ठीक है, ईयर हो गया। तो इनको तुम ऐसे समझो कि जब ठंड के दिन आते हैं तो हम लोग मफलर से कवर करते हैं, स्कार्फ से ईयर को कवर करते हैं, ठीक है, ग्लव्स वगैरह पहनते हैं। तो ये ऐसे साइट है जहां से मोर हीट लॉस हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो जो सेल में एप्लीकेबल था वही पूरी बॉडी में भी एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तो पोलर बियर के केस में उसकी एक्सट्रीमिटीज, उसके ईयर के साइज छोटे थे। क्यों? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट लॉस करे। स्मॉल साइज की सेल, मोर एक्टिव सेल, ठीक है, स्मॉल साइज सेल, मोर एक्टिव सेल, ये हम लोगों ने देखा है सेल चैप्टर में। तो सरफेस एरिया हाई हाई रहेगा, छोटा रहेगा, मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो वहां पे हाई रहेगा, तो हीट लॉस वो ज्यादा से ज्यादा कर सकता है। तो उस केस में अब एडॉप्टेशन कैसा, तुम्हें देखने सुनने में ऐसा लगेगा कि हीट लॉस करना है तो बड़ा सा एरिया होना चाहिए। नहीं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो की बात हो रही है, ठीक। पूरा प्रॉपर मैंने 3 साइज की सेल दिखा के उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट कराया था। और तुम लोग को नहीं कराया क्या 11th में? हम लोग को सेल चैप्टर थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाया, बताया था या नहीं? लेकिन फिर भी ये आया है एक जगह कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने देखा था वहां पे फिर उनकी एक्टिविटीज डिफाइन होती है कि एक सेल की साइज जितनी, सेल कितनी लार्ज है उससे नहीं डिफाइन कर सकते हम कि वो सेल कितनी एक्टिव है। जस्ट बिकॉज ऑफ जो सेल डिवीजन के टाइम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि प्रोटोप्लास्ट सेल का साइज बढ़ रहा है तो प्रोटोप्लास्ट कंटेंट अधिक होगा, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उस पर ज्यादा लोड होगा, प्रोटोप्लास्ट ज्यादा है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होगी, ठीक। लेकिन उस केस में फिर वो डिवीजन करेगा उसको इक्वल करने के लिए। एक एग्जांपल भी दिया था कि घर में कोई आ रहा है तो खाने बनाने का लोड मम्मी पे जाएगा, फिर कोई पार्टी है तो हम कैटरर्स करते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे क्या है, वो अपना पोलर बियर का केस हो गया तो वो अपना, उसका कैसा इन्वायरमेंट ठंडा है तो वो अपनी बॉडी के एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए हीट लॉस ज्यादा करेगा, ठीक है। तो उसकी ईयर की साइज छोटी है, उसके फिंगर की डिजिट्स की साइज छोटी है। अब इन केस ऑफ जो हम लोगों ने देखा एलिफेंट, एलिफेंट के केस में क्या है, उसके ईयर की साइज बड़ी है। वो ईयर की साइज बड़ी उसको सुनने में हेल्प नहीं कर रही है, वो उसके हीट लॉस को कंट्रोल कर रही है, वो वहां पे कूलिंग का इम्पैक्ट कर रही है। वो बार बार जब 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 अपने एयर को हिलाएगा, ब्लो करेगा, तो वो विंड से इंटरेक्ट करेगा और वो उस एरिया में उसका ब्लड सर्कुलेशन एंड कूलिंग के इम्पैक्ट में करेगा, ठीक है। तो दीज आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ आवर बॉडीज। हम लोग की बॉडी में ये एक्सट्रीमिटीज जो वो एरिया है जहाँ पे हीट लॉस, जहाँ पे हीट लॉस सबसे ज्यादा होता है। हीट लॉस हम स्किन से भी कर रहे हैं, ठीक है, स्किन से भी हो रहा है, बॉडी में स्वेटिंग होता है तो हर जगह से होता है, बट ज्यादा कहाँ से हो रहा है, ये इन एक्सट्रीमिटीज वाले पोर्शन से होता है। जैसे ठंड लगेगी तो हमें पैरों में ज्यादा फील होती है, वही चीज है। व्हाट इज यूज? ठीक है, तो वो उनके यूज बेटा वही है कि वो अपने एनवायरमेंट की जो सराउंडिंग है उसके साथ वो कैसे अपने को मेंटेन करेंगे। जैसे लोअर टेम्परेचर पे पोलर बियर ग्रो कर रहा है तो उसको बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने अपनी बॉडी को कैसे रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट इंटरनली उसको, मतलब ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि वो उसका हीट लॉस ज्यादा रहे, उसका बॉडी मेंटेन रहे, ठीक है। और इन केस ऑफ प्लांट एनिमल एलिफेंट में क्या हुआ, वहां पे ऑलरेडी बाहर गर्मी है तो उसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उसकी बॉडी थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट को शो करे, हीट लॉस कम हो। उस केस में हीट लॉस ज्यादा होगा, इस केस में हीट लॉस कम होगा।
बताओ व्हाट इज एक्लिमेटाइजेशन? किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, पर्टिकुलर सीजनल वेरिएशंस में जो हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ टाइम के बाद हमारी फिजियोलॉजी इंटरनली भी चेंज हो जाए और बिहेवियरल चेंज हो रहा है और हम उस चेंज के साथ उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में फिट होते हैं, दैट इज एक्लिमेटाइजेशन। बार बार बोलते हैं ना कि हम एक्लिमेटाइज कर गए, इस कंडीशन में अब एक्लिमेटाइज करें, इस बिहेवियर में एक्लिमेटाइज कर गया, अब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमें नहीं पड़ता। यार सत्येंद्र सर की बहुत तेज आवाज आ रही है। तुम लोग को सुनाई दे रहा है क्लियर मेरा? यस, इन शॉर्ट एडजस्ट करना, एडॉप्ट करना, एडजस्ट करना। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? The tolerance limits and optimal range of distribution may vary seasonally in some animals. ठीक है, सीजनली जो चेंजेस होते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं, if some environmental factors shift beyond the tolerance range of an organism, the organism can come to the resting stage or migrate, or it can acclimatize. अब हम लोगों ने देखा था उसमें लास्ट में फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर के रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है ऑर्गेनिज्म, उसमें हम लोगों ने देखा रेगुलेटर है, कंफर्मर है, फिर वो माइग्रेट कर सकते हैं, वो सस्पेंड कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को। अब एक और है कि वो एक्लिमेटाइज कर जाए। ठीक है, एक्लिमेटाइज मतलब अपनी फिजियोलॉजी को थोड़ा चेंज करके और वहीं पे रह रहे हैं, दैट इज एक्लिमेटाइज। The gradual physiological adjustment to slowly changing new environmental condition is known as acclimatization. तो acclimatization कैसा होगा? All of sudden नहीं होगा, धीरे धीरे gradual phenomena होगा। Definition note down कर लेना बेटा। The gradual physiological adjustment to slowly changing new environmental condition, जिस environmental से उसका physiochemical interaction हो रहा है, biotic interaction हो रहा है, उस environment में धीरे धीरे जो changes हो रहे हैं, उस changes में वो सर्वाइव कर रहा है, ना माइग्रेट किया ना सस्पेंड किया, तो उसको बोलते हैं एक्लिमेटाइज कर जाना। क्लियर है ये? तो दैट इज नोन एज एक्लिमेटाइजेशन। ठीक है, एक्लिमेटाइजेशन भी शॉर्ट टर्म में एडॉप्टेशन का एक पार्ट हो गया। ठीक, एक शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उसने एक कंडीशन को अडॉप्ट किया, तो दैट इज एक्लिमेटाइजेशन इज आल्सो रिस्पेक्ट ऑफ एडॉप्टेशन। बट इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन क्या होगा? The special characteristic of plants and animals that enable them to be successful under prevailing set of environmental conditions are called adaptation. जो हम लोगों ने evolution में देखा, ठीक है, कि कितनी conditions जो change हो रहे हैं environmental condition, उसके according अपने को चेंज करना। और एडॉप्टेशन किसी एक इंडिविजुअल में नहीं दिखेगा, ये पॉपुलेशन की स्टडी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ह्यूमन बीइंग है तो उसने अडॉप्ट कर लिया, नहीं, दिस इज अगेन अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो उसमें आपको पॉपुलेशन लेवल पे आप स्टडी करोगे। क्लियर? आप स्पीसीज लेवल पे एक पूरी पॉपुलेशन में, एक पूरा जियोग्राफिकल एरिया में इस तरीके से आप स्टडी करोगे। एक ह्यूमन अडॉप्ट कर रहा है, इट मींस कि वो आप किसी छोटे फैक्टर की बात करोगे, उसने लाइफ में इसको अडॉप्ट किया, इसको एडजस्ट किया, दैट इज नॉट। तो लेकिन जो पूरा एक ब्रॉड लेवल पे चेंज हो रहा है, दैट इज अ ग्रेजुअल चेंज। एक ग्रेजुअली जो इन्वायरमेंटल कंडीशन से इंटरेक्शन करते वक्त उसको जो चैलेंजेस आ रहे होंगे, उसको वो धीरे धीरे उसके जेनेटिक लेवल पे चेंज होगा। ठीक है, जो वेरिएशंस रहे होंगे उसमें चेंजेस होते हुए सेलेक्ट होगा, चेंजेस होंगे, एंड देन उसकी नई जनरेशन पॉपुलेशन फॉर्म होगी। तो एडॉप्टेशन इज एक्चुअली अ पॉपुलेशन फिनोमेना। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे हम नहीं स्टडी कर सकते एडॉप्टेशन को विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल, लेकिन हम पूरी उस पॉपुलेशन ने क्या अडॉप्ट किया इसकी स्टडी होती है। So the special characteristic of plants and animals that enable them to be successful, जिसकी वजह से वो सक्सेस होंगे, जो रिलेटेड ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई, उनके बीच में वो सक्सेसफुल हुए। एंड प्रिवेलिंग सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसको वो एंजॉय कर रहे हैं, उसमें वो सरवाइव कर रहे हैं, आर कॉल्ड एडॉप्टेशन। भाई मैं तो ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगी यार, सत्येंद्र सर की बहुत तेज आवाज है, मैं सर दर्द होने लग रहा है। एक मिनट तुम लोग रुको जरा।
ठीक है, तो दैट इज एडॉप्टेशन. द ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल वर्ल्ड एग्जिबिट वेरियस टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर एडॉप्टेशन. बेटा ये 3 पॉइंट्स इसको सेपरेट करके नोट डाउन कर लोगे तुम लोग. फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन हो सकता है, फिजियोलॉजिकल उसके इंटरनल एडॉप्टेशन भी हो सकते हैं, एंड कंडीशनल उसका बिहेवियरल एडॉप्टेशन भी हो सकता है. तो एडॉप्टेशंस आर 3 टाइप. इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन आर मेनली in three types: morphological, physiological and behavioral. ठीक है, जैसे एक एडॉप्टेशन यहाँ पे देखो, एरेनकाइमा. एरेनकाइमा याद है, एयर चैम्बर. व्हाट इज एरेनकाइमा? कल बेटा कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तुम लोग रिप्लाई नहीं करते, ऐसे कैसे प्रिपरेशन चलेगी बताओ. एक्टिव नहीं रहोगे, 6 महीने में एग्जाम होने वाला है. एरेनकाइमा, एरेनकाइमा व्हाट? हाँ, स्पेसिफिसिटी बताओ मैथिली. एटलीस्ट जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उसके रिप्लाई करोगे तो वो वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा. समझते क्यों नहीं हो तुम लोग? मैं क्या करूं, सर नीचे करके पैर ऊपर करके खड़े होंगी तब होगी, या कोई तपस्या करने चली जाऊं तुम लोग के लिए? अपने लेवल पे हम टेस्ट लेने लगे रैंडमली कि यूनिट 1 का टेस्ट दे दो, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो जब उसको प्रिपेयर करोगे तभी तो वो टेस्ट होगा. टेस्ट के प्रेशर में प्रिपेयर करेंगे, अगर इस तरीके से आराम से बैठे हो तो बैठे रहो भाई. हम नवंबर दिसंबर से टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे. अभी 3 चैप्टर का जो टेस्ट है इसको अच्छे से दो. सॉफ्ट प्लांट टिश्यूज कंटेनिंग एयर स्पेसेस. वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है. हाँ, ऐसे पैरेन्काइमा जो एयर को कैरी करें, ठीक है, जिनमें एयर चैम्बर प्रेजेंट होंगे, जिनके टिश्यू पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिनमें बीच में एयर चैम्बर प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरेनकाइमेटस टिश्यू. ठीक है, तो एरेनकाइमा का प्रेजेंट होना भी एक एडॉप्टेशन है. धीरे धीरे वैसे प्लांट्स में डेवलप होंगे. किसमें हेल्प करेगा ये? बायोन्सी में हेल्प करेगा. ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट होंगे उनको फ्लोटिंग में हेल्प करेगा. तो ये भी एक तरीके का जो एग्जांपल दिया है हाइड्रिला स्टेम. तो यहाँ पे दिख रहा है एक चेंजेस. फिर हमने कुछ एडॉप्टेशन देख रखे ऑलरेडी. चलो क्वेश्चन नोट करो. व्हाट इज फाइलोट, व्हाट इज फाइलोक्लेड, और एग्जांपल. व्हाट इज स्पाइन, व्हाट इज थॉर्न. एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल. मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का पोर्शन है ये. मॉडिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर भी बताऊं. तो वहां पे हम लोगों ने देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो उनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर, जैसे किसी में स्पाइन ओरिजिनेट हो रहा है, किसी में थॉर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी में लीफ चेंज हो गई, किसी में स्टेम चेंज हो गया. अब हम सारी चीजें यहाँ पे बताएंगे नहीं तो आंसर मिल जाएगा. तो उसमें म्यूसिलेज के फॉर्म में वाटर स्टोरेज हो रहा है. ठीक है, स्टेम कन्वर्ट हो रहा है. फोटोसिंथेसिस के रेट को डाउन करने के लिए लीफ ने मॉडिफाई कर लिया. वाटर लॉस करने के लिए अलग हो गया. क्यूटिकल की लेयर हो गई. सनकिन स्टोमेटा हो गए. ठीक है, जो उनका कैंप प्लांट, C4 प्लांट, C3 प्लांट, उनके फोटोसिंथेसिस, उनके ट्रांसपिरेशन में चेंजेस हैं, वो सारी एडॉप्टेशन हो गई. तो दैट कुछ नेट का इश्यू हुआ था, वेट करो.
ठीक है। तो सक्यूलेंट जीरोफिटिक प्लांट में हमें दिख रहा है एडॉप्टेशन हुए, वहां पे साइंस का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो एडॉप्टेशन है मॉर्फोलॉजी क्वेश्चन से रिवाइज करके स्पाइन, थॉर्न, फाइलोड, फाइलोक्लैड, इन सब के डिफरेंसेस और इन सब के बारे में एक एक लाइन लिख के उसके एग्जांपल मुझे सेंड करोगे। आवाज जा रही है मेरी? ठीक है बेटा, फिर ये हम लोग दो कंपैरेटिव फिशेस देख रहे हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। क्या होगा यहाँ पे, सॉल्ट के कंसंट्रेशन में वेरिएशन होगा, तो जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा, फ्रेश वाटर में हाइपोटोनिक होगा एंड सी वाटर में हाइपरटोनिक होगा यूरिन। मतलब जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो ऑलरेडी सी वाटर में इतना सफिशिएंट है कि उनको रीअब्जॉर्प्शन की सॉल्ट की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में वहां पे है, तो उनका जो यूरिन होगा दैट विल बी हाइपरटोनिक, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। एंड फ्रेश वाटर में क्या होगा, सॉल्ट को रीअब्जॉर्प्शन की ज्यादा नीड होगी, होगा दोनों में सेम प्रोसेस लेकिन मोर, ठीक है, मोर सॉल्ट रीअब्सॉर्ब इन फ्रेश वाटर। तो उस केस में उनकी यूरिन कैसी होगी, हाइपोटोनिक यूरिन होगी। क्या होंगे ये, अमोनोटेलिक या यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक? तुम लोग यहाँ बहुत आज, एक तो मुझे ये ऑनलाइन सेशन लेने में आता गुस्सा आता है। बताओ बच्चे, देखो तीन बच्चों को छोड़ दिया जाए ना, तीन चार बच्चों के, उसके अलावा मुझे कोई रिप्लाई रेगुलर बेसिस पे नहीं करता है। कोई किसी दिन उठ के रिप्लाई करता है, कोई किसी दिन उठ के रिप्लाई करता है। अब बर्डन में डाल दूंगी कि बेटा हर तीसरे दिन टेस्ट दो, तो फिर उस तरीके से पढ़ना है तो उसी तरीके से पढ़ो, बाकी सारी तैयारी अपनी डिस्टर्ब कर लो। रिप्लाई करो फास्ट। अब क्या किसी को याद ही नहीं आ रहा है क्या, अमोनोटेलिक क्या होता है, यूरियोटेलिक क्या होता है, यूरिकोटेलिक क्या होता है? फिशेज आर यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक। क्या कॉन्सेप्ट क्या था इनका, जितना वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा कौन सा ज्यादा टॉक्सिक होता है, अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होती है या यूरिक एसिड ज्यादा टॉक्सिक होता है? जनरल जनरल, हाँ ठीक है, बोनीफिसिस अमोनो। देखो बेटा, टॉक्सिसिटी जैसे जैसे डिक्रीज कर रही थी उस तरीके से उनको, अब टॉक्सिक सबसे ज्यादा अमोनिया है, कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। टॉक्सिक सबसे ज्यादा अमोनिया है, तो उसको जितना वाटर कंटेंट के साथ रिलीज करेंगे, यस करेक्ट, जितना वाटर कंटेंट के साथ रिलीज करेंगे वो अमोनोटेलिक हो जाएगा। ठीक है, वाटर कंटेंट कम है, कन्वर्जन हो जाएगा, यूरिया का फॉर्मेशन होगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। यूरियोटेलिक कुछ रेयर केस में बेटा, मोस्टली अगर जनरल बात करें तो अमोनोटेलिक। ठीक है, रेयर केस में भी नहीं, कैटेगरी वाइज, बट हम वाटर के कंपोजिशन और इसकी बात करें रहेंगे। एक्वेटिक एनिमल मोस्टली अमोनोटेलिक, हाँ यूरियोटेलिक भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या दिखा रहे हैं, अब ये एक तरीके से उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरियोटेलिक, हाँ करेक्ट है। ठीक है, तो अब ये उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या दिखा रहा है, उनके अंदर एडॉप्टेशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल कंडीशन। फ्रेश वाटर में हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है एंड सी वाटर में, मराइन वाटर में हाइपोटोनिक यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये डेजर्ट लेजर्ट दिख रही है, इसकी स्किन का एडॉप्टेशन, ये हमारे जो ग्रासलैंड की लेजर्ट है उससे अलग दिखेगी। ठीक है, ये इसकी स्किन का एडॉप्टेशन देखो। ठीक है, नाउ प्लांट एडॉप्टेशन, एक कैटेगरी एक दो स्लाइडर्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो शॉर्ट में, जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए किंगडम वगैरह जब पढ़े हो तो ठीक है, बस उसको नोट डाउन कर लो। और एडॉप्टेशन यहाँ देखना है बिकॉज हम ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो द एडॉप्टेशन फाउंड इन प्लांट्स reflect both the plant's environment and the type and extent of predation
to which the plant is subjected. Adaptation found in plants reflect both the plant's environment and the type and extent of predation to which the plant is subjected. अब किसी चीज की एडॉप्टेशन को स्टडी करना होगा पर्टिकुलर टाइम में, अगर हम एक ही एडॉप्टेशन को स्टडी करेंगे तो उसकी एडॉप्टेशन को स्टडी करने के लिए उससे पहले क्या कंडीशन थी वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और उस वक्त क्या कंडीशन वो फेस कर रहा है, मतलब चेंजेस को अगर हम स्टडी करें तो प्री एंड प्रेजेंट, और वहां से अडॉप्ट होकर उसका फ्यूचर बनेगा। क्लियर? So many plant adaptations are concerned with maintaining water balance. Terrestrial plant species show a variety of structural and physiological adaptations for water conservation. जहाँ water की need कम है water, वहाँ पे वो डिपेंडेंसी वाटर को लॉस कम करेंगे, ठीक है, वाटर पे डिपेंडेंसी कम करेंगे, उनकी अलग तरीके की मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन हो जाएगी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ताकि वो जो भी वाटर जितना लिमिटेड अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है उसको यूज कर सकें। प्लांट्स इवॉल्व डिफरेंसेस सच एज कैमोफ्लेज, स्पाइन, थॉर्न और पॉइजन टॉक्सिक मटेरियल भी रिलीज करते हैं अगेंस्ट एफिशिएंट हर्बीवोर्स। ठीक है, अब ये प्रोटेक्शन वाला फिनोमेना हो गया कि वो स्पाइन क्यों डेवलप कर लिए, थॉर्न क्यों डेवलप कर लिए, सिंपल सी लीफ रहती, वो फोटोसिंथेसिस करती, उनके लिए फूड बनता रहता, नहीं एडॉप्टेशन है। ठीक है, कैमोफ्लेज को क्यों शो कर रहे हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरीके के एडॉप्टेशन भी आए अगेंस्ट हर्बीवोर, मतलब जो उनको ईट करते थे, जो उन पे डिपेंडेंट थे, उनसे वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ। ये सारे एडॉप्टेशन बेटा से छोटी छोटी हेडिंग नोट डाउन कर लो। फिर हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन, फिजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंस ऑफ विंग्स और फ्लाइट। अगर हम ये कंपेयर करें तो इसमें भी एडॉप्टेशन हुआ है। जैसे मैंने बताया कि इंसेक्ट वगैरह तुम्हें डेजर्ट एरिया में बहुत ज्यादा नहीं दिखेंगे ही नहीं, बहुत कम, वहां पे रेप्टाइल्स बहुत ज्यादा दिखेंगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द एडॉप्टेशन वो किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं, हैबिटेट वाली बात। फिर बिहेवियरल एडॉप्टेशन आया, द वे एन ऑर्गेनिज्म एक्ट। अभी जैसे देखो स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन में यहाँ विंग आया, तो जस्ट विंग के एडॉप्टेशन से एक बात करते हैं कि जो कल हम लोगों ने देखा आर्कटिक फॉन, तो आर्कटिक टर्न, तो वो कैसे इतना माइग्रेट कर पा रही है, उसकी विंग की साइज कैसी होगी, क्या वो स्कल्पचर जो गिद्ध वगैरह होते हैं इनके जैसे बड़े बड़े हैं उसमें, या वो एकदम तुम्हारा जैसे फिंचेस को देखे, डार्विन फिंचेस वाली, तो वो बहुत छोटे साइज की, जैसे हमिंग बर्ड हुई वो बहुत छोटे साइज की बर्ड है, तो ये बर्ड्स क्या इतना माइग्रेट कर सकती हैं, नहीं। तो उनकी माइग्रेशन के लिए उनके विंग्स में भी एडॉप्टेशन है। बहुत बड़े साइज का विंग होगा तो भी वो एयर करंट में उसको डिस्टरबेंस होगा, बहुत छोटे साइज के विंग होंगे तो वो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर सकती, माइग्रेट नहीं कर सकती है, तो उसका विंग साइज वहां पे एडॉप्टेड हुआ। ठीक है, उसके जो विंग साइज है वो मीडियम साइज के, ना बहुत लार्ज है ना बहुत छोटे हैं। Behavioral adaptation, in the way an organism act towards the with respect of environmental condition, कैसे वो act कर रहा है। ठीक है, example mantis behavior when seeking, capturing and manipulating prey। एक प्रे प्रेडेटर कॉन्सेप्ट अपने को बचने के लिए, अपने को सर्वाइवल के लिए वो किस तरीके के बिहेवियरल चेंजेस कर रहा है, तो दैट इज बिहेवियरल एडॉप्टेशन। जैसे छोटे छोटे हम लोग किसी कंडीशन की वजह से बिहेवियर चेंज होता है, अभी तुम घर में कुछ कर रहे हो, तुम्हारे मन की चीजें नहीं हो रही, अभी मैं क्लास ले रही हूँ, जैसे नेट का इशू होगा या इधर से वॉइस का इशू हो रहा है, तो मुझे एक इरिटेशन आ रहा है, तो वो मेरे अंदर क्या हो रहा है, बिहेवियरल चेंजेस। लेकिन मैंने क्लास कंटिन्यू कर दी तो शॉर्ट एकदम इंस्टेंटली अभी एग्जांपल दिखा कि मैंने अडॉप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, मेरी आवाज जा रही है ना, ओके आई एम अडॉप्टेड फॉर दैट सिचुएशन, मैं क्लास लूंगी कंटिन्यू, उधर से सर की आवाज आ रही है या थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो चलेगा। तो दैट इज बिहेवियरल एडॉप्टेशन, हमने किस तरीके का बिहेवियर शो किया। फंक्शनल की बात आएगी तो मतलब इंटरनल फिजियोलॉजी की बात आ जाएगी। फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन, those involving physiological process, example the female mantid produces a frothy liquid to surround and protect the groups of eggs she lays। अब ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये मैंटिड का एक्चुअली डायग्राम है। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, तो इसमें और उसकी थोड़ी स्मेल भी होती है, वो प्रोटेक्टिव वर्क करती है, मतलब उसका जो कंटेंट है वो पॉइजनस भी वर्क करेगा,
प्रेडेटर के लिए, और वो अपने को भी से अपने जो न्यू एग होंगे जिसको वो ले करेगी उसके अगेंस्ट में एक शीदिंग सा इन्वायरमेंट बना देगी उस सिक्रेशन से। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ फंक्शनल एडॉप्टेशन। वो उसके देखो वो प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है, उसकी फिजियोलॉजी उसमें रोल प्ले कर रही है। तो उसने क्या किया, उसकी जो सेल की मैकेनिज्म है, जो उसके पास ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट है, उससे उसको सिक्रेशन किया उसने। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन। फिर स्ट्रक्चरली बाहरी बिहेवियर, बाहरी स्ट्रक्चर में कोई एडॉप्टेशन है, स्ट्रक्चरली बिहेवियर चेंज करके कोई अडॉप्ट कर रहा है, बिहेवियरल। फंक्शनल इंटरनल फिजियोलॉजी में कोई चेंज हुआ है तो दैट इज फंक्शनल। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? These special features have evolved over a long period of time through the process of natural selection. Natural selection हम सब ने देखा है उस पूरे टाइम के प्रोसेस में। अब इसलिए मैंने बोला कि एक इंडिविजुअल अडॉप्ट नहीं कर सकता। जब हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जब एनवायरमेंटल एडॉप्टेशन की, देखो अब एक बहू आई घर में और उसने घर की कंडीशन को अडॉप्ट कर लिया जो हमारे रीति रिवाज में चला जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक शॉर्ट टर्म एडॉप्टेशन है। उससे उसकी स्पीसीज, उसकी ग्रोथ, उसकी आगे बढ़ने में सिर्फ उसमें चेंजेस आएगा, उसकी पूरी आगे की जनरेशन या व्हाटएवर उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो कल्चर एक अलग चीज हो गया कि कल्चर वो अपने बच्चों को देगी, आगे जाएगा क्या होगा वो अलग मैटर हो गया। तो एक इंडिविजुअल के एडॉप्टेशन से हम उसकी इकोलॉजिकल पॉपुलेशन के एडॉप्टेशन को नहीं स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, the ultimate aim is to seek food and space the organisms need for their survival. The adaptive traits provide mechanisms for many organisms to live and thrive in different types of ecosystem and habitats. और सेम वे में जितना जो एडॉप्टेशन को शो करेगा उतना उसमें चेंजेस आएगा, उतना वो सक्सेसफुली लैंड पे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी एंड इकोटाइप, ये दोनों टर्म भी बेटा नोट डाउन करोगे और नोट्स को लिखोगे। द फिनोटाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज शो वेरिएशन, पहले मैं ये खत्म कर लेती हूँ तब एनसीईआरटी के पॉइंट हम लोग देखते हैं। शो वेरिएशन ड्यू टू डिफरेंसेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन विद इन द लोकल हैबिटेट। अब फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, इसको तुम सिर्फ इस तरीके से समझो कि उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है दैट इज उसका जीनोटाइप एक्सप्रेस हुआ है, फिनोटाइप दिख रहा है। प्लास्टिसिटी जैसे प्लास्टिक सर्जरी करके उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं, इस तरीके का कोई फिनोमेना इसके अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो दैट इज फिनोटाइप प्लास्टिसिटी, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन और इन्फ्लुएंसेस की वजह से उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसको हम अदर स्पीसीज में ही बना दे रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस है। जैसे अब इसको समझो, जो मैंने तुम लोग को स्किन का रेंज बताया है, ठीक है, शेड ऑफ स्किन बताया, हाइट का वेरिएशन बताया है, तो उस पर भी डिपेंडेंट है, जीन डिपेंडेंट है और उसका एनवायरमेंटल इंटरेक्शन डिपेंडेंट है। क्लाइमेटिक कंडीशन पे वो डिपेंड होगा, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर, और उसको रिवाइज करना, विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज दैट, आंसर में लिखना वो भी। तो अब जैसे यूरोपियंस अलग दिख रहे हैं, निग्रो अलग दिख रहे हैं, हम एशियन अलग दिख रहे हैं, तो हमारे जो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ, फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल हुआ। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग, अब बाहर छोड़ दो, इंडिया में आ जाओ तो साउथ के लोग अलग दिख रहे हैं, यूपी के साइड, एमपी नॉर्थ के साइड के लोग अलग दिख रहे हैं, ठीक है, कश्मीर के एकदम अलग दिखते हैं। तो अलग अलग लुक है सबका, एक अपना एक्सटर्नल अपीयरेंस है, लिटिल बिट डिपेंडेंट ऑन द environmental influence by the environmental factor। वहां पे जीन का अपना एक रोल है, जीन ही एक्सप्रेस कर रहे तब उनके फिनोटाइप है, लेकिन उस जीन के एक्सप्रेशन में इन्वायरमेंटल कंडीशन का भी रोल चल रहा है। जहाँ पे धूप ज्यादा हो रही है, जहाँ पे गर्मी ज्यादा है, वहां मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कूलिंग इफेक्ट है, जहाँ पे टेम्परेचर डाउन है, वहां मेलानिन उतना हाईली प्रोड्यूस नहीं होगा तो उनका स्किन टोन लाइट कलर का होगा, फेयर होगा। समझ में आया? तो दैट इज फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी। और इस फिनोमिना की वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशन में उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिख रहे हैं, दैट इज इकोटाइप्स। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज ह्यूमन स्पीसीज की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ ह्यूमन का अपीयरेंस दूसरा है, अभी सामने ही क्लास के बाहर कुछ फॉरेनर आ जाए, उनका लुक दूसरा होगा, उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, वो फ्रांस से आए हैं, लंदन से आए हैं, कहाँ से आए हैं,
ठीक। और कुछ ऐसे होंगे जिनको हम बहुत अभी जैसे पाकिस्तानी को खड़ा कर दें, इंडियन को खड़ा कर दें, श्रीलंकन को खड़ा कर दें, तो आप इसमें वेरिएशंस नहीं कर सकते हो बहुत ज्यादा। उसी तरीके से लंदन वगैरह साइड के लोगों को, यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को खड़ा कर दे तो आप उनमें वेरिएशंस नहीं कर सकते हो। लेकिन एक ह्यूमन स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट इको टाइप में कन्वर्ट हो गया। सेम वे में आप किसी प्लांट स्पीसीज को यहाँ पे जिसका उसका अलग हैबिटेट है, लिटिल बिट मतलब वो ऑप्टिमम वाले रेंज में ही चल रहा है, ऑप्टिमल वो ग्रोथ कर रहा है, वो सर्वाइव। अब ऐसा तो है ना कि यूरोपियन कंट्री के ह्यूमन को हम लोगों से ज्यादा दिक्कत कुछ हो रही है। देखो उसका अलग अलग इम्पैक्ट है, ठीक है कि हम मोर इम्यूनोलॉजिकल हम लोग एक्टिव हैं उनसे, ठीक है। हमारे स्किन का कलर जो है वो यूवी रेज से ट्रीट करने में, हम लोग को इंटरेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल है तो वो भी ह्यूमन बींग, हम भी ह्यूमन बींग है। वो भी खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी भी देश की इकोनॉमी चल रही है, हमारे भी देश की इकोनॉमी चल रही है। तो मीन्स वी आर डूइंग अ सेम काइंड ऑफ द थिंग्स। हम एक तरीके की चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसके इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से हमारा लुक चेंज हुआ है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैं जाके रहने लगूं लंदन में तो मेरा कलर कॉम्प्लेक्शन एकदम फॉरेनर हो जाएगा, मेरा हेयर कलर चेंज हो जाएगा, मेरा स्किन कलर एकदम चेंज हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। वो चेंज नहीं आएगा, वो हमारी पीढ़ी वहां पे 100 साल गुजारेगी तब जाके कहीं उनके चेंजेस आएगा। क्यों? बिकॉज द चेंजेस जो है वो जेनेटिक लेवल पे हो रहे हैं, लेकिन उसपे एनवायरमेंटल इफेक्ट है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वहां पे चेंजेस आएंगे। क्लियर? तो द phenotype of organisms show variation due to differences in the environmental condition within the local habitat। एक पर्टिकुलर हैबिटेट जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो, एक अलग एक सेम स्पीसीज की डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हो, और उसमें जो चेंजेस आएंगे उसको हम बोलते हैं phenotype plasticity। Such variations among individuals produced by the influence of the local conditions of the habitat is known as phenotype plasticity। हाँ मैथिली क्या कह रही थी? Those are mostly uricotelic। हाँ which are, चलो अभी उसको छोड़ते हैं। जो वाटर ज्यादा रिलीज करेंगे वो अमोनोटेलिक, जिनकी मीडियम साइज की रहेगी वो यूरियोटेलिक, जिनकी बहुत कंसेंट्रेटेड होगी वो यूरिकोटेलिक। इज इट सेम एज पेनिट्रेशन एंड एक्सप्रेसिविटी? हाँ सेम एज कह सकते हैं, सेम एज है, बट दिस इज द फिनोमेना विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजी। तो कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है, बट कंडीशन दूसरा है कि आप किस रिस्पेक्ट में चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। एक्सप्रेसिविटी में हम क्या जीन के एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये ग्राफ बना लोगे बेटा, छोटा सा सुंदर सा। अगर कोई प्लास्टिसिटी नहीं होगी तो कोई वेरिएशंस नहीं आएगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई नेचुरल कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई उनमें चेंजेस की वजह से वो एडॉप्टेशन